क्या जरदारी साहब का बतौर सदर पाकिस्तान इंतखाब अदालत में चैलेंज हो सकता है? ये वो सवाल है जिसका वाज़ेह जवाब एनआरओ के तफसीली फैसले में आ चुका है और जवाब सीधा है हाँ। अदालत ने साफ अल्फाज में लिखा है कि मुंतखब होने के बाद भी सदर की अहलियत चैलेंज हो सकती है। एक मसला तो अब इससे क्लियर हो गया कि सदर आसिफ अली जरदारी के इंतखाब की कानूनी हैसियत पर कोई भी सवाल खड़ा कर अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। तो ऐसे में सदर को जो आईनी तहफ्फुज हासिल है वो किस काम का? आइन का आर्टिकल 248 ये कहता है कि जब तक सदर अपने ओहदे पर मौजूद है उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। ये वो चीज थी जिससे लेकर पीपल्स पार्टी के रहनुमा हर जगह शोर मचाते फिरते थे, मगर रावलपिंडी की एहतसाब अदालत नंबर 1 के एक जज मोहम्मद तारिक अब्बासी ने कल इसी हवाले से नैब की दरखास्त मुस्तरद कर दी जिसकी ग्राउंड ही आर्टिकल 248 थी। अदालत ने वाज़ेह किया कि सदर को तलब नहीं किया जा सकता, सदर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, मगर अदालत में जो मुकदमे उनके खिलाफ जेर समाअत है उन पर आर्टिकल 248 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क पड़ता है कि नहीं, आज हम इस नुक्ते को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि क्या सदर आसिफ अली जरदारी मजबूत पोजीशन पर है या फिर अमेरिकी सेनेटर जॉन मैकेन के मुताबिक उनके पैरों से जमीन से रख रही है। और इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमें इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस सईद-उज़्ज़मान सिद्दीकी। सिद्दीकी साहब, ये बताइए कि इस जजमेंट के बाद जो आर्टिकल 248 का जो कवर था, जो तहफ्फुज था, वो उसी तरह बरकरार है या उसमें अब कुछ लूप होल्स हैं? देखिए, आर्टिकल 248 के तहत तो सदर को किसी अदालत में तलब नहीं किया जा सकता और ना ही उनके वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हो सकते हैं, ना उनको पकड़ा जा सकता है। ये तो इस हद तक सिर्फ उसमें तहफ्फुज हासिल है। इसके अलावा केस से मुतालिक तो कोई तहफ्फुज नहीं है। केस तो चल सकता है, उनको तलब नहीं किया सकता है सिर्फ जब तक वो अपने ओहदे पर बरकरार है। ये उसमें ठीक है। तो जो केसेस उनके खिलाफ जो मौजूद है उनकी समाअत शुरू हो सकती है, उनका जो पूरा प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उसमें एविडेंस आई, सब कुछ जी बिल्कुल चल सकता है। केसेस भी चल सकते हैं, हो सकता है, लेकिन उनको बुलाया नहीं जा सकता। पर्सनली उनकी अटेंडेंस नहीं बुलाई जा सकती क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है अपीयरेंस फ्रॉम कोर्ट। अच्छा, तो जैसे ये भी क्लियर करें कि अगर ये प्रोसेस चल सकता है, समाअत हो सकती है, तो फिर फैसला भी आ सकता है उस केस का? जी बिल्कुल, फैसला भी आ सकता है, इसलिए कि देखिए जहां तक के फ्री क्वालिफिकेशन का ताल्लुक है वो तो वैसे भी प्रोटेक्टेड नहीं है। जो यानी जो उनकी जो क्वालिफिकेशन से मुताल्लिक जो सवाल था कि जब उन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया तो वो तो वैसे भी प्रोटेक्टेड नहीं है, इसलिए कि आर्टिकल 248 का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सवाल तो उससे रिलेट करता है कि वो कि जिस वक्त उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया था क्या उस वक्त वो क्वालिफाई थे या ना थे। तो वो सवाल अदरवाइज भी उसमें कोई मेरे ख्याल से उसके अंदर तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है 248 का। या अच्छा, तो अगर ये ऐसी कोई दरखास्त जो है वो को पिटिशन है, फाइल होती है, उसमें वो केस पिक हो जाता है और उस पर सारा वो प्रोसेस चलता है, कन्विक्शन भी हो सकती है? कन्विक्शन देखिए ना, उसमें अगर एक आदमी क्वालिफिकेशन लैग कर रहा है, जब उसने, आप ये समझे कि जब प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन दाखिल किया था तो उसमें वही क्वालिफिकेशन चाहिए जो एमएनएस के लिए है और जो एमपीएस के लिए है, कि यानी वो उनके पास कोई जो ना हो, कोई सजा ना याफ्ता ना हो, इस किस्म की बातें। जब इन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया था उस वक्त एनआरओ मौजूद था। एनआरओ के तहत तो तमाम मुकदमा खत्म हो चुके थे, इंक्लूडिंग वो स्विस केस था, वो भी खत्म हो चुका था। अब जब एनआरओ खत्म हो गया तो वो केस भी खत्म हो गए। तो उस शक्ल में अब वो प्रोटेक्शन तो अपनी जगह खत्म हो गया। तो अब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि स्विस केस की जो जजमेंट है वो उनके आड़े आ सकते हैं और उसमें उसका कोई दिफा उनके पास नहीं हो सकता, जो जहां तक मैं समझता हूँ, क्योंकि स्विस केस के अंदर उनका कन्विक्शन हुआ था 6 मंथ सस्पेंडेड सेंटेंस खत्म, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो ये जिस क्वालिफिकेशन जो है ये इसको कोई भी चैलेंज कर सकता है रेट ऑफ को वारंट फाइल करके कोर्ट में के साथ कि ही इज नॉट होल्डिंग द ऑफिस अंडर एनी लीगल टाइटल। तो उसमें ये 248 या दूसरे कोई आर्टिकल नहीं आते हैं। ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म की प्रोसीडिंग्स होती है। इसमें सिर्फ ये देखना होता है कोर्ट ने कि क्या जो आदमी इस ओहदे पर फायज है तो क्या इस ओहदे पर वो जायज तरीके से या क्वालिफाइड है कि उसको होल्ड कर सकता है या नहीं। इसमें और कोई सवाल नहीं।
अच्छा, और अगर वो फैसला करते हैं कि ये क्वालिफाइड नहीं है जी, तो अगर ये कोर्ट इस नतीजे पहुंचती है कि जिस वक्त इसने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया था उस वक्त वो क्वालिफाई नहीं था तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अच्छा, तो वो जो सॉवरेन इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है वो फिर नल एंड वॉइड हो जाता है? जी, वो सॉवरेन इम्यूनिटी के देखिए बेसिक आपने जिस ओहदे पे अपने आप को इंतखाब लड़ा, अगर आप उस ओहदे के अहल ही नहीं थे या उस ओहदे में आप उसको कंटेस्ट नहीं कर सकते थे जिस वक्त आपने कंटेस्ट किया, तो फिर ये सॉवरेन इम्यूनिटी जो है ना, ये इसका सवाल पैदा नहीं होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जस्टिस सईदुल नवाज सिद्दीकी बात कर रहे थे, बता रहे थे कि अगर ऐसा कोई दरखास्त जो है वो फाइल होती है, कोई पिटीशन फाइल होती है और जो सदर का इलेक्शन था उसकी क्वालिफिकेशन के हवाले से वो चैलेंज किया जाता है तो उसमें आर्टिकल 248 उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करता और उसकी समाअत हो सकती है। ये इंटरप्रिटेशन है, इसमें बहुत सारे जो मुख्तलिफ कानूनी और आइनी माहिर हैं वो ऐसी भी तशरीह करते हैं कि ये जो प्रोटेक्शन है ये मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन यहाँ पे ये डिबेट है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसी कोई ना कोई पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल हो सकती है। अगर वो होती है तो फिर ये मामला जो है वो और पेचीदा हो जाएगा। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो फिलीपींस और नाइजीरिया की मिसालें, हुकूमत अब स्विस केसेस पर कौन सा रास्ता इख्तियार करेगी, मजीद गंभीर होती जा रही है सूरत हाल, कैसे, ब्रेक के बाद बताएंगे आप।